Hello students, good morning. Let's start our topic staffing process chapter 6. It means chapter 6 में हमारा topic है staffing process. कि तो when we perform the staffing function, then what steps we should follow? There are the 8 steps and these steps are follow in a sequence. It means कोई भी step बीच में से avoid नहीं होना चाहिए. स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि बिफोर परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द एस्टिमेशन हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन अवर बिजनेस एंड विच टाइप ऑफ एम्प्लॉय वी हैव नीड। इट मीन्स हमें कितने एम्प्लॉय की जरूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या उनका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, क्या उनके अंदर स्किल होना जरूरी है। इन सारी चीज़ों का हम एस्टिमेशन एडवांस में आइडेंटिफाई करते हैं। हम एस्टिमेशन क्यों लगाते हैं? ताकि मैन पावर जो है वो हमारे पास ओवर भी ना हो और अंडर भी ना हो, क्योंकि ओवर मैन पावर होगी तो आप ऑब्वियस बात है आप क्या करोगे, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, यानी हमारे पास वेस्टेज ऑफ मैन पावर होगी। अंडर मैन पावर होगी तो यू शुड नॉट परफॉर्म द वर्क इन ए प्रॉपर वे, ठीक है, यानी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस की एक्टिविटी को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो बिफोर परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द एस्टिमेशन हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन अवर बिजनेस। इट मीन्स इन दिस रिक्वायर्ड वी आल्सो डू द एस्टिमेशन, ठीक है, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या स्किल होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा, इन सब की भी एक डिटेल हम एडवांस में क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। कहता व्हेन वी डू द एस्टिमेशन देन वी कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स इन आवर माइंड। फर्स्ट आता है वर्कलोड एनालिसिस। कहता वर्कलोड एनालिसिस में हम ये एस्टिमेशन लगाते हैं कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन अवर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, या फिर हमारे बिजनेस के वर्कलोड के अकॉर्डिंग हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन अवर बिजनेस, तो उसको क्या बोला जाता है, वर्कलोड एनालिसिस। फॉर एग्जांपल है कि मेरे बिजनेस में काम के अकॉर्डिंग 100 एम्प्लॉय की क्या है, रिक्वायरमेंट है, ये मैंने एस्टिमेशन लगाया कि लोड के अकॉर्डिंग, लोड का मतलब वर्क के अकॉर्डिंग मुझे 100 एम्प्लॉय की टोटल रिक्वायरमेंट है। वर्क फोर्स का मतलब होता है, वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन प्रेजेंट टाइम, या हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर परफॉर्मिंग द टास्क, कि कितने एम्प्लॉय मेरे बिजनेस में प्रेजेंट में वर्किंग है, उसको क्या बोला जाता है, वर्क फोर्स एनालिसिस। और वर्क फोर्स एनालिसिस में मैंने देखा 80 एम्प्लॉयज क्या है प्रेजेंट में वर्किंग है, ठीक है, वर्क फोर्स एनालिसिस में मैंने देखा 80 एम्प्लॉयज प्रेजेंट में क्या है, वर्किंग है, ठीक है, यानी लोड तो था मेरे पास 100 एम्प्लॉय का, लेकिन प्रेजेंट में मेरे पास कितने वर्किंग है, 80। बेटा कंपेयरिंग बोथ द टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट, अब मैं फर्स्ट और सेकंड का कंपेयरिंग करती हूँ, यानी कंपेरिजन करती हूँ, ताकि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट में आइडेंटिफाई कर सकूं कि भाई मेरे बिजनेस में लोड के अकॉर्डिंग मुझे 100 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, लेकिन रियल में प्रेजेंट में वर्किंग कितने है, 80। इट मीन्स फ्यूचर में मुझे 20 एम्प्लॉय की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या कि भाई स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करने से पहले मैं एस्टिमेशन लगाती हूँ कि मुझे टोटल कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो 20 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। फिर कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि एस्टिमेशन क्यों लगाया जाता है, ताकि मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ना तो ओवर मैन पावर हो, ना आपके पास अंडर मैन पावर हो, बस इसीलिए हम एडवांस में एस्टिमेशन लगाते हैं। तो 20 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। सो ये था आपका फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम एम्प्लॉय का एस्टिमेशन लगाते हैं कि टोटल कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉय, क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल, कितने एक्सपीरियंस की हमें रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम एडवांस में एस्टिमेशन लगाते हैं। और जब एडवांस में एस्टिमेशन लगाते हैं तो वी कंसीडर 3 पॉइंट्स इन अवर माइंड, वर्कलोड, वर्कफोर्स एंड कंपेरिजन। ओके, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस आता है रिक्रूटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हाट यू मीन बाय द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता क्या है
कहते हैं रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इनवाइट द पीपल टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। रिक्रूटमेंट मीन्स इनवाइट द पीपल टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, कि लोगों को इनवाइट करना कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें, तो उसको क्या बोला जाता है, रिक्रूटमेंट बोला जाता है। रिक्रूटमेंट का मतलब स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट नहीं होता है। जैसे हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, ठीक है, तो उस एडवर्टीजमेंट को ही रिक्रूटमेंट कहा जाता है। उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू मैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रही हूँ कि वो जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें, तो उसी को क्या बोला जाता है, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट मीन्स इनवाइट द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड ए रिक्रूटमेंट। देयर आर द टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक इंटरनल होता है आपका और एक आपका क्या होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स व्हेन वी रिक्रूट द एम्प्लॉयज विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। कहता है अगर आप एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट अपने बिजनेस के अंदर से ही करते हो, विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट करते हो तो उसको इंटरनल रिक्रूटमेंट कहा जाता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मीन्स व्हेन वी रिक्रूट द एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बिजनेस के बाहर से रिक्रूटमेंट करते हो तो उसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहा जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा वर्क परफॉर्म करा, बेटर वर्क परफॉर्म करा है, तो हम उसको हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट कर देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं। अगर किसी ने बेटर वर्क परफॉर्म नहीं किया तो हम उसका डिमोशन कर देते हैं। अगर किसी एक डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉय है तो हमने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसफर कर दिया। तो विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन से हम एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। तो बच्चों ये इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट का। एक्सटर्नल सोर्स मीन्स व्हेन वी हायर द एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सोर्स। इसमें फॉर एग्जांपल किसी प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू मैंने एम्प्लॉय क्या कर लिए, हायर कर लिए, या कैंपस रिक्रूटमेंट यानी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, कॉलेज कैंपस के थ्रू मैं एम्प्लॉय क्या कर रही हूँ, हायर कर रही हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मैंने लेबर हायर कर लिए। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब मैं एम्प्लॉय हायर कर लेती हूँ तो बेटा वो कौन सा सोर्स होता है आपका, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब अपॉइंटमेंट नहीं है। रिक्रूटमेंट मीन्स इनवाइट द पीपल टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है क्योंकि रिक्रूटमेंट में मोर एंड मोर पीपल को इनवाइट किया जाता है कि वो जॉब के लिए क्या करे, अप्लाई करे। और देयर आर द टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दोनों को डिफाइंड एंड विद एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करना है। उसके बाद थर्ड आता है सिलेक्शन। कहता है रिक्रूटमेंट के बाद थर्ड प्रोसेस का स्टेप आ रहा है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अमंग द वेरियस कैंडिडेट। वेरियस कैंडिडेट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना ही क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अमंग द वेरियस कैंडिडेट इज कॉल्ड सिलेक्शन। वेरियस कैंडिडेट में से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना ही क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज इसमें सेलेक्ट कम कैंडिडेट्स को किया जाता है और रिजेक्ट मोर कैंडिडेट्स को किया जाता है, इसलिए वी कॉल दैट सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है। फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट वी आल्सो कंडक्ट रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू या फिर हम उनका ग्रुप डिस्कशन या कोई भी स्टेप हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इन वेरियस स्टेप्स को कंडक्ट करने के पीछे मेरा मेन मोटिव बेस्ट कैंडिडेट को क्या करना है, सेलेक्ट करना होता है। और कहता है वेरियस में से जब बेस्ट को सेलेक्ट किया जाता है और बाकी ऑल ओवर को रिजेक्ट किया जाता है, सो वी कैन से दैट सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए वेरियस कैंडिडेट्स में से। कैसे सेलेक्ट करा, हमने रिटन टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, ग्रुप डिस्कशन किया या एनी अदर मेथड यूज किया बेस्ट को सेलेक्ट करने के लिए। कहता है सिलेक्शन यानी जब हम सिलेक्शन वाली प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इसको एप्लीकेबल करने के पीछे दो रीजन है। एक तो वेरियस कैंडिडेट में से बेस्ट कैंडिडेट को क्या करना, सेलेक्ट करना, और दूसरा इसका मेन मोटिव है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को ये रियलाइज कराना कि आप कितने इंपॉर्टेंट टास्क के लिए अपॉइंट हो रहे हो। क्योंकि आप इतने इंपॉर्टेंट टास्क के लिए अपॉइंट हो रहे हो कि इसके लिए आपको 100 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करना पड़ा तब जाके आप सेलेक्ट हुए हो। तो इसका मतलब यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो वी
फुलफिल द सिलेक्शन स्टेप, यानी सिलेक्शन वाले स्टेप को इसलिए हम फुलफिल करते हैं क्योंकि इसके पीछे दो मोटिव है, एक तो बेस्ट को सिलेक्ट करना, एक उस कैंडिडेट को रियलाइज कराना कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन के बाद बच्चे फोर्थ स्टेप आता है स्टाफिंग का, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब हमारा बेस्ट कैंडिडेट या थर्ड पॉइंट पे सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट होने के बाद फोर्थ स्टेप आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। पहले आप प्लेसमेंट को ही देखोगे। प्लेसमेंट का मतलब होता है प्लेस द सुटेबल कैंडिडेट एट ए एप्रोप्रिएट जॉब या एप्रोप्रिएट डेजिग्नेशन। कहते हैं जो कैंडिडेट आपने सेलेक्ट किया है उस कैंडिडेट को एप्रोप्रिएट डेजिग्नेशन पर प्लेस करना ही प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट मीन्स प्लेस द राइट कैंडिडेट एट राइट जॉब, कि राइट कैंडिडेट को राइट जॉब पर प्लेस करना। प्लेस का मतलब अपॉइंट करना ही प्लेसमेंट होता है। हमने यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए, अब उस कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर अपॉइंट करना या प्लेस करना ही प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट कर दिया यानी डेजिग्नेशन पर उसको क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। उसके बाद आता है बच्चे ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में क्या है कि जैसे ही कैंडिडेट हमारा क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे अपॉइंट हो जाता है, तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, कि जो कैंडिडेट हमने प्लेस किया है एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर, उस कैंडिडेट का ओल्ड एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन कंडक्ट करवाना, उसी को क्या बोला जाता है, ओरिएंटेशन। कई बार क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई वी कंडक्ट द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, कि तो ओरिएंटेशन कंडक्ट आप क्यों कराते हो, एक नए एम्प्लॉय का ओल्ड एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन क्यों करवाते हो? क्योंकि नए एम्प्लॉय का अगर हम ओल्ड एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन करा देते हैं तो इससे नए एम्प्लॉय की साइनेस और नर्वसनेस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्रिएट होगा। उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है कि वॉशरूम कहाँ है या फिर कैफेटेरिया कहाँ पर है या फिर अनदर प्रॉब्लम जो भी छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन की रिगार्डिंग उसको डिस्कस करनी होती है, वो सारी कलीग्स के थ्रू उसको ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन कराने के पीछे एक कंपनी का मोटिव होता है ताकि कहीं ना कहीं एक नए एम्प्लॉय अपने आप में लोनली फील ना करे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, ठीक है, और साथ ही साथ उसका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो, पॉजिटिव थिंकिंग उसके अंदर क्रिएट हो। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन उस नए एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन ओल्ड एम्प्लॉय से कंडक्ट करवा देती है या ओल्ड एम्प्लॉय से उसका इंट्रोडक्शन करवा देती है। तो बेटा उसी को क्या बोला जाता है, ओरिएंटेशन। और इसके पीछे मेन मोटिव क्या है वो आपने 2-3 पॉइंट लिखने हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना, नए एम्प्लॉय की साइनेस और नर्वसनेस को रिमूव करना, ठीक है, उस नए एम्प्लॉय के अच्छे रिलेशन ओल्ड एम्प्लॉय के साथ क्रिएट करने में हेल्प करती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन नए एम्प्लॉय को ऑटोमेटिक ओल्ड एम्प्लॉयज के थ्रू मिल जाती है। तो ये सारी चीज करने के पीछे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे अपॉइंट कर दिया, उस एम्प्लॉय अब वो अपॉइंट होते बेटा वो कैंडिडेट नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, एम्प्लॉय बन गया। अब उस एम्प्लॉय का सभी ओल्ड एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन कराना ही क्या होता है, ओरिएंटेशन। हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब जैसे ही एक नया एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में अपॉइंट होता है, कहता वैसे ही वो बहुत बेटर और इफेक्टिव वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता, ही हैव नो नॉलेज हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन इफेक्टिव वे। So we should provide the training and development of the new employees. With the help of training and development, we also provide the skills to that employees how to perform the work in our organization in an effective way. ठीक है, ट्रेनिंग जनरली एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ट्रेनिंग के थ्रू हम एक एम्प्लॉयज में एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो एक एम्प्लॉय की ओवरऑल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। डेवलपमेंट जनरली मैनेजर्स को दिया जाता है क्योंकि एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करता है और जब एक एम्प्लॉय में पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करने की स्किल उसके अंदर डेवलप की जाती है तो उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। और मैनेजर जो होता है वो एक कोई पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म नहीं करते, वो तो ओवरऑल वेरियस प्रॉब्लम्स बिजनेस की सोल्व करते हैं। तो उनमें ओवरऑल नॉलेज को डेवलप करने के लिए हम कौन क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के पीछे मेन मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का है कि एक एम्प्लॉय को वर्क परफॉर्म करने के इफेक्टिव तरीके उसको सिखाना ताकि वो इफेक्टिव वर्क परफॉर्म कर सके, वो रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे।
साथ ही वो डिमोरलाइज ना हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, ठीक है, और उसका क्रिएटिव और इनिशिएटिव लेवल भी इंक्रीज हो और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो। इन सब चीज़ों को या इन सारी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन उस नए एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छे से पता होना चाहिए हर बच्चे को, ट्रेनिंग का मतलब एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना और डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल नॉलेज को इम्प्रूव करना। ट्रेनिंग एक एम्प्लॉयज को दी जाती है, डेवलपमेंट मैनेजर्स को दिया जाता है। ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय को इसलिए दी जाती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वर्क करता है, डेवलपमेंट मैनेजर्स को इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर काम नहीं करते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में, भैया मैं एक टीचर हूँ, मेरा तो एक ही काम है टीचिंग करना, तो मेरे को क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर तो एक पर्टिकुलर स्किल को इंक्रीज करना है। प्रिंसिपल सर है, उनको डेवलपमेंट दिया जाएगा क्योंकि वो एक काम नहीं करते, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी वेरियस प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारी अदर पार्टीज भी आती हैं, उन सबको डील करना होता है, तो उनको डेवलपमेंट दिया जाता है क्योंकि उनकी ओवरऑल नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है। सो मैनेजर्स के लिए डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे दिया आपने ताकि वो बेटर वर्क परफॉर्म कर सके, उसको काम करने के तरीके सिखा दिए, भाई कैसे कैसे काम करना है ताकि वो इफेक्टिव काम कर सके, उसको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए, रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, मशीनें भी प्रॉपर ऑपरेट करे, इसलिए हमने उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे दिया, एम्प्लॉय को दे दिया। उसके बाद बच्चों 6 पॉइंट में आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। कहता है आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वी आल्सो check the performance of the employees. In performance appraisal में we check the performance of the employee. ठीक है, there are the two methods for checking the performance of the employee. Appraisal by senior, appraisal by himself. Appraisal by senior में उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उसका सीनियर चेक करता है और उसकी परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है एंड दैट रिपोर्ट इज आल्सो हैंड ओवर टू द मैनेजर और मैनेजर उस रिपोर्ट के बिहाफ पर उसका इंक्रीमेंट, उसका प्रमोशन वगैरह फिक्स करता है। तो उसको बोला जाता है अप्रेजल बाय सीनियर, यानी सीनियर ने आपकी परफॉर्मेंस को क्या किया, चेक किया। एक अप्रेजल बाय हिमसेल्फ होता है। अप्रेजल बाय हिमसेल्फ में मैं खुद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करती हूँ। अप्रेजल बाय हिमसेल्फ में मैं खुद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करती हूँ और खुद अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर मैं क्या करती हूँ, उसको अपने सीनियर को हैंड ओवर कर देती हूँ और उसके बाद मेरा सीनियर उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पर मेरे इंक्रीमेंट या प्रमोशन फिक्स करता है। फिर जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है, मैडम एक बात बताओ, आपकी परफॉर्मेंस को आपका सीनियर चेक कर रहा है, वो बात तो बिल्कुल करेक्ट है, हम बिल्कुल एग्री है उस चीज़ से कि भाई वो कर सकता है, लेकिन एक बंदा खुद अपनी परफॉर्मेंस को कैसे चेक कर सकता है? एक पर्सन खुद अपनी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करेगा? आप लोग ईमानदारी से एक बच्चा ये बताए, क्या आप खुद अपने आप को चेक नहीं कर सकते? क्या किसी भी बंदे को ये नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या मेरी डिमेरिट्स और क्या मेरी मेरिट्स है? आप मुझे बताना चाहे या ना चाहे वो एक अलग मैटर है, लेकिन हर किसी इंसान को ये पता होता है कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। भाई मैं किसी इंटरव्यू में जाती हूँ, ठीक है, और मेरे सामने एक्सपर्ट्स का एक पैनल बैठा हुआ है और उस एक्सपर्ट्स के पैनल में ना 7 से 10 मेंबर्स मेरे पास सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया और लास्ट में एक एक्सपर्ट ने मेरे को पूछा, अच्छा एक बात बताओ, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को 10 में से कितने मार्क्स दोगे? उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को 10 में से कितने मार्क्स देते हो? अब ये बताओ, मैं ज़्यादा दूँ तो प्रॉब्लम, क्योंकि आधे घंटे से वो मेरा इंटरव्यू ले लिया, उन्होंने मुझे जज कर लिया है। अगर मैं कम देती हूँ तो मैं कम देना नहीं चाहूँगी, तो मैं अपने आप को एप्रोप्रिएट जज करूँगी ना कि भाई मैं अपने 10 में से अपने कम्युनिकेशन स्किल को कितने मार्क्स देती हूँ, मैं उतने मार्क्स। तो वहाँ पर मैंने अपनी परफॉर्मेंस को किसने जज किया? मैंने खुद अपनी परफॉर्मेंस को जज करके और अपने सीनियर्स को हैंड ओवर कर दिया। तो उसको बोला जाता है अप्रेजल बाय हिमसेल्फ। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल 6 पॉइंट में बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कर दिया हमने अपने एम्प्लॉइज को। देन उसके बाद हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और देयर आर द 2 मेथड फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, अप्रेजल बाय सीनियर, अप्रेजल बाय हिमसेल्फ। अप्रेजल बाय सीनियर में योर परफॉर्मेंस इज आल्सो चेक बाय द सीनियर एंड दैट रिपोर्ट इज आल्सो हैंड ओवर टू हिज मैनेजर। अप्रेजल बाय हिमसेल्फ में वी चेक आवर परफॉर्मेंस हिमसेल्फ एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड सेंड टू आवर सीनियर।
और सीनियर आपके मैनेजर को हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, द मेन मोटिव क्या है परफॉर्मेंस को चेक करने का? आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट फिक्स करना। सो ये आपका 6 पॉइंट था, परफॉर्मेंस को चेक करना। परफॉर्मेंस चेक हो गई। 7 पॉइंट पे आ जाओ, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, सबसे पहले प्रमोशन आता है। देखो स्टाफिंग चैप्टर में अगर प्रमोशन आता है, क्योंकि स्टाफिंग चैप्टर जो है वो ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड होता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। तो यहाँ प्रमोशन का मतलब होता है एम्प्लॉय को हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट करना। ठीक है, लेकिन अगर मार्केटिंग चैप्टर में प्रमोशन वर्ड आ जाता है, एक आएगा आपका 11 चैप्टर, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। मार्केटिंग में अगर प्रमोशन वर्ड यूज होता है तो वहां प्रमोशन का मतलब सेल को इंक्रीज करना है। तो यहाँ प्रमोशन का मतलब, जनरली आप लोगों ने प्रमोशन वर्ड तो सुन रखा होगा, प्रमोशन का मतलब यहाँ होता है कि आपके डेजिग्नेशन को हाई करना। समझ आ गया? तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद those employee who perform the better work in our organization, ठीक है, then the manager is also shifted that employee for higher designation. It means उसको प्रमोट कर देते हैं higher designation पे। भाई परफॉर्मेंस चेक होने के बाद अगर एम्प्लॉय ने बेटर वर्क परफॉर्म करा तो उसका मैनेजर उसको हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट कर देता है। इट मीन्स प्रमोटेड दैट एम्प्लॉयज। और अगर मान लो उसने अच्छा वर्क परफॉर्म नहीं किया तो उसका प्रमोशन नहीं होता। ठीक है, वो एज इट इज स्टेबल रहता है, यानी उसी डेजिग्नेशन पे मेंटेन रहता है। तो प्रमोशन का मतलब शिफ्ट द एम्प्लॉय एट हायर डेजिग्नेशन। एंड करियर प्लानिंग, अब जिस डेजिग्नेशन पे आप शिफ्ट हुए हो, यानी जिस डेजिग्नेशन के लिए आपका प्रमोशन हुआ है, उसी डायरेक्शन में आप अपने करियर की प्लानिंग करना क्या कर देते हो? स्टार्ट कर देते हो। इट मीन्स फ्यूचर में उसी डायरेक्शन में आपका करियर ग्रोथ करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। तो उसको बोला जाता है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का मतलब सेम डायरेक्शन में आपका करियर ग्रोथ होना स्टार्ट कर देता है, या अपने करियर की उसी डायरेक्शन में आप प्लानिंग करना क्या कर देते हो? स्टार्ट कर देते हो। तो ये आपका क्या आ गया? प्लानिंग, करियर प्लानिंग। प्रमोशन का मतलब हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट कर दिया, उसी डायरेक्शन में अपने करियर को ग्रो करने के लिए आपने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि उसी डायरेक्शन में आपका जो करियर है वो अच्छा ग्रोथ कर सके। तो प्रमोशन हो गया। उसके बाद 8th और लास्ट स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस का आता है कंपनसेशन। बच्चे कंपनसेशन का मतलब होता है प्राइस ऑफ द जॉब। कंपनसेशन का मतलब होता है प्राइस ऑफ द जॉब। ठीक है, इट मीन्स आप जो वर्क परफॉर्म कर रहे हो उस वर्क की प्राइस आपको पेमेंट करना ही कंपनसेशन होता है। ठीक है, जनरली प्राइस ऑफ द जॉब मॉनेटरी फॉर्म में आपको अवेलेबल की जाती है। और क्यों हम जॉब की प्राइस एम्प्लॉय को देते हैं? क्योंकि आपको अगर कोई भी प्राइस नहीं मिलेगी आपके जॉब के बदले में, तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, आप बहुत बेटर और इफेक्टिव वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते हो। यो जॉब की जो प्राइस है वही आपको मोटिवेट कर रही है बेटर और इफेक्टिव वर्क परफॉर्म करने के लिए। सो इन लास्ट पॉइंट में प्रमोशन करने के बाद कंपनसेशन हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, और कंपनसेशन का मतलब होता है उस एम्प्लॉय को जॉब की प्राइस अवेलेबल कराना। ठीक है, और जनरली ये मॉनेटरी फॉर्म में दी जाती है। और कहता है एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के 2 मेथड है, एक टाइम बेस्ड और एक क्या होता है? परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड मीन्स वी प्रोवाइड द सैलरी और वेजेज, वी प्रोवाइड द सैलरी टू ऑल एम्प्लॉयज ऑन द बेस ऑफ टाइम। कहता है इसमें जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सबको कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब सैलरी किसके बिहाफ पे दी जाती है? टाइम के बिहाफ पे दी जाती है। और परफॉर्मेंस बेस्ड में वी प्रोवाइड द सैलरी टू ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनिट प्रोड्यूस, या अकॉर्डिंग टू देयर वर्क परफॉर्मेंस, हाउ मैनी यूनिट्स यू प्रोड्यूस। ठीक है, तो कहता है परफॉर्मेंस बेस में हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर, कि भाई उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस की है। जितने यूनिट वो प्रोड्यूस करोगे या करेगा उस हिसाब से हम उसको क्या देंगे? सैलरी। जैसे मैंने 1 यूनिट का रेट फिक्स कर दिया कि भाई 1 यूनिट के मैं आपको 10 रुपीज देती हूँ। ठीक है, और एम्प्लॉय ने मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट क्या की? प्रोड्यूस की। तो 10 यूनिट, एक यूनिट के 10 रुपीज, यानी हम उसको कितने वेजेस देंगे? 100 रुपीज। ठीक है, तो ये थी परफॉर्मेंस बेस। जितना ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतनी मोर एंड मोर वेजेज आप क्या करोगे? ऑब्टेन करोगे। लेकिन टाइम बेस्ड में आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्या दी जाती है? सैलरी। जैसे हम टीचर्स लोग हैं, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उन सबको टाइम बेस्ड कंपनसेशन दिया जाता है, टाइम बेस्ड सैलरी दी जाती है। लेकिन एक कंस्ट्रक्शन साइट पे या एक फैक्ट्री है जहाँ प्रोडक्शन का काम होता है,
वहाँ पर परफॉर्मेंस बेस भी आपको सैलरी दी जा सकती है या वेजेज दी जा सकती है। उसके लिए सैलरी वर्ड ना यूज करके वेजेज वर्ड यूज किया जाता है परफॉर्मेंस वाले के लिए। टाइम बेस्ड वाले के लिए हम सैलरी वर्ड यूज करते हैं। तो उस केस में भाई उसने एक यूनिट का रेट फिक्स कर दिया, जितनी ज़्यादा यूनिट बनाओगे उसके हिसाब से आपको क्या कर दिया जाएगा, उसी दिन का हिसाब उसी दिन कर दिया जाता है। तो उसको बोला जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। ओके, सो बेटा दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू अवर स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। और पहले भी बता चुकी हूँ कि ये स्टेप्स आपको एक सीक्वेंस में ही लर्न करने हैं, ठीक है। बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, स्टेप इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि जब भी मैं, चाहे मैंने प्लानिंग की प्रोसेस कराऊँ, चाहे स्टाफिंग की करा रही हूँ, चाहे ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, किसी की भी प्रोसेस अगर हम कराते हैं तो उसके स्टेप्स हमें सीक्वेंस में ही फॉलो करने हैं। स्टेप्स को अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वैल्यू जो है वो स्टेप्स की ही होती है। तो इसलिए पहला पॉइंट स्टाफिंग का है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हमने एस्टिमेशन लगाया, हाउ मैनी एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड इन अवर बिजनेस। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने इनवाइट करा उनको कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर जितने लोगों ने अप्लाई करा उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद उनको पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर अपॉइंट कर दिया। उसके बाद उन एम्प्लॉय का मैं पुराने एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन कराया। इंट्रोडक्शन कराने के बाद हमने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की, ताकि उनका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो, ज़्यादा वर्क परफॉर्म करे, रिसोर्सेज वेस्ट ना करे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। ट्रेनिंग देने के बाद हमने उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया। चेक करने के बाद अगर उसने अच्छा वर्क परफॉर्म करा तो हमने उनको हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट कर दिया, मीन्स उनको प्रमोट कर दिया। यहाँ पर हमने उनको कंपनसेशन दिया। कंपनसेशन का मतलब वर्क के अकॉर्डिंग हमने उनको प्राइस का मतलब सैलरी या वेजेज प्रोवाइड की। और कहते हैं सैलरी और वेजेज देने के दो मेथड है, एक टाइम बेस्ड और एक क्या होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड में हम टाइम के अकॉर्डिंग सैलरी देते हैं, जैसे मंथली, वीकली, ठीक है, 15 डेज के अकॉर्डिंग। और बेटा परफॉर्मेंस बेस में आप जितनी यूनिट प्रोड्यूस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दी जाती है, वेजेज दी जाती है। तो उसको परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टाफिंग प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता है सो प्लीज़ ज़रूर आप मेरे से मैसेज के थ्रू डाउट डिस्कस करें, ठीक है। एनसीईआरटी की जरूर गाइडलाइंस ले, एनसीईआरटी के जरूर अच्छे से रीडिंग करें, यानी वीडियो को वॉच करने के बाद जरूर एनसीईआरटी से आप रीडिंग करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।